मिशन 2024 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां करना शुरू कर दिया है। विपक्ष भी इस बार बीजेपी को सत्ता से हटाने की चाहत में एकजुट होने की पूरी कोशिश में है, लेकिन अब नेतृत्व को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। संभावित गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष की कमान उसके हाथ में होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाकी के विपक्षी दलों को ये फैसला मंजूर होगा। सभी राजनीतिक दलों की नजर 2024 में होने वाले चुनावों पर है। अंदर खाने सियासी गुणा गणित जारी है। विपक्ष के तमाम नेता विपक्षी गठबंधन बनाने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टियों के बीच खटास नजर आ रही है। हालांकि कई नेताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार भी किया है। इनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम भी शामिल है। हालांकि वो शुरुआत में कांग्रेस के पाले में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को सबसे अलग क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस को ये विश्वास है कि वो अकेले ही बीजेपी का सामना कर लेगी? और अगर वो ऐसा सोच रही है तो ये फैसला कांग्रेस की बर्बादी का सबसे बड़ा फैसला होगा, क्योंकि मेघालय के शिलोंग में बुधवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अब राहुल की टिप्पणियों के बाद टीएमसी भी उन पर हमलावर है। अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन जैसे नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बुधवार को 2 तस्वीरें साझा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। इन तस्वीरों से उन्हें कथित रूप से ये जतलाना था कि मेघालय में राहुल गांधी की चुनावी रैली में भीड़ नहीं जुटी, जबकि बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की सभा खचाखच भरी थी। तो बात अब यहाँ समझने वाली है कि जब कांग्रेस टीएमसी आपस में ही उलझी पड़ी है तो केंद्र में काबिज बीजेपी पर कैसे भारी पड़ेंगी। टीएमसी के नेता ही राहुल गांधी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं और उनकी रैली में मैदान खाली है और लोगों को राहुल गांधी को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही फायदा होगा। इससे पहले रैली में भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने टीएमसी को भी लपेटा। ऐसे में सवाल है कि विपक्षी एकता का क्या हुआ? विपक्ष के नेता ही एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। टीएमसी ही नहीं बल्कि कई ऐसे दल हैं जो इस विपक्षी एकता में रोड़ा बन सकते हैं। गठबंधन के बारे में सभी विपक्षी दलों की राय एक ही है, लेकिन जब बात इस गठबंधन का नेतृत्व करने वालों की आती है तो तमाम दलों में अनबन की झलक दिख जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष इस चेहरे पर सहमति बना पाएगी? दरअसल हर पार्टी की अपनी सियासी ख्वाहिशें हैं। जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताती है, वहीं टीएमसी चाहती है कि ममता बनर्जी विपक्ष की कमान संभालें और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की विपक्ष के नेतृत्व की चाहत किसी से छिपी नहीं है। तो वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने साफ कह दिया था कि उनकी पार्टी को लगता है कि ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं देश में और वो जिस तरह से लड़ती हैं, एक भी ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह से लड़ता हो। पार्टी हर एक चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है और जीत रही है। ऐसे बयानों से ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस के लिए नेतृत्व हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। भले ही खड़गे इस बात को खुले मंच से बोल चुके हैं, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है इसकी भनक अभी किसी को नहीं है। आपको बता दें, विपक्ष नेता एकजुटता का संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन यही बताते चलें कि फिलहाल नेतृत्व के बारे में ना सोचा जाए। उद्धव ठाकरे के सामना ने लिखा, विपक्ष एकजुट हो तो बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है। 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा ये सब बाद में तय किया जा सकता है। रोड़ा ये भी है कि सभी दल नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहते हैं और पीएम उम्मीदवार भी अपने ही पार्टी प्रमुख को बनाना चाहते हैं। तो एक बात साफ है कि ना विपक्ष कभी एकजुट हो पाएगा और ना ही कभी केंद्र से बीजेपी को वो हटा पाएंगे। दिल्ली की राजनीति का जब भी जिक्र होता है तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी का जिक्र बेखूब होता है। कहते हैं कि ये दोस्ती आंदोलन के दौर से भी पहले की है। मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल का खूब साथ दिया। उनका गलत भी क्या, उनका सही भी क्या। मनीष सिसोदिया ने कर्ण की भांति उनके वर्ण का ना होते हुए भी अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती के साथ वो खड़े रहे। लेकिन मनीष सिसोदिया को क्या ही पता था कि जिसका वो साथ दे रहे हैं एक दिन वो उनकी राजनीति और उनका स्वार्थ का मोहरा बना देंगे। अरविंद केजरीवाल देश के शायद एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा। उनके पास जो भी मलाईदार मंत्रालय रखना चाहते होंगे वो सब उन्होंने बड़े ही चालाकी से मनीष सिसोदिया को दे दिए और मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल के मौके का आदेश पर असंवैधानिक लिखित आदेश पास करते रहे और जांच एजेंसी के रडार पर चढ़ते चले गए। उनके प्रिय सखा मनीष सिसोदिया, जिनको उन्होंने गैर संवैधानिक कार्य करने वाला टूल बनाकर छोड़ दिया, इसीलिए तो आज मनीष सिसोदिया पर जांच की तलवार अटकी है और शायद अरविंद केजरीवाल अपने घर की इजी चेयर पर बैठकर चाय पी रहे होंगे। लेकिन ऐसे कैसे हो रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने बड़े ही सफाई से मनीष सिसोदिया को फंसा दिया। तकनीकी रूप से देखें या फिर नियमों के हिसाब से,
दिल्ली सरकार के हर अच्छे बुरे फैसले के लिए जिम्मेदार तो अरविंद केजरीवाल ही माने जाएंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया का हाल तो बाकी अधिकारियों जैसा ही है, जो मुख्यमंत्री या मंत्रियों के मौखिक आदेशों पर ऑर्डर पास कर देते हैं और तामील भी कराते हैं, लेकिन जांच होने की सूरत में फंस जाते हैं। शुरुआती तौर पर फीडबैक विभाग का काम दिल्ली सरकार के तमाम विभागों, संस्थानों और स्वतंत्र संस्थानों की निगरानी करना था, साथ ही कामकाज को लेकर फीडबैक देना था। तब मकसद ये रहा कि जरूरत के मुताबिक सुधारवादी कदम उठाए जा सके। कई बार मंजिल बदल जाती है और मकसद पीछे छूट जाता है। फीडबैक यूनिट के साथ भी वैसा ही हुआ लगता है, क्योंकि इल्जाम लगा है कि कामकाज पर फीडबैक देते देते यूनिट को खुफिया राजनीतिक जानकारियां जुटाने के काम पर लगा दिया गया। जल्दी फीडबैक यूनिट आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली जानकारियां जुटाने लगी, भले ही वो किसी नेता के खिलाफ हो या उससे जुड़े संस्थानों को लेकर। इसीलिए मनीष सिसोदिया खुद भी सोच रहे होंगे कि ये दोस्ती फलकारी से ज्यादा कष्टकारी हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता आए दिन अपनी फजीहत करवाते रहते हैं। आप पार्टी के नेताओं की एक बड़ी बुरी आदत है कि वो आरोप लगाते हैं लेकिन उसका प्रमाण नहीं देते हैं और फिर करवा लेते हैं अपनी फजीहत। आपको याद होगा वो दौर जब आम आदमी पार्टी का उदय इस देश की राजनीति में हुआ था। तब इनके संयोजक अरविंद केजरीवाल कुछ डायरी और पेज लेकर विपक्ष के सभी नेताओं पर आरोप लगाते चलते थे कि वो नेता बेईमान है तो वो नेता भ्रष्ट है। लेकिन जैसे ही विपक्ष के नेता बोलते थे कि साबित करो, तो वो वहां से भाग खड़े होते थे। और न जाने अपने झूठे बयानों और दावों की वजह से कितनी बार अरविंद केजरीवाल बीजेपी के नेताओं से माफी मांग चुके हैं। कोर्ट न जाने कितनी बार अरविंद केजरीवाल को उनके दावों की वजह से फटकार भी लगाई है। लेकिन हालिया घटना से ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का ये संक्रमण उनकी पार्टी में भी निचले स्तर तक पहुंच चुका है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की तरह उनकी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर उल जलूल आरोप लगा रहे हैं और फिर मामला कोर्ट के संज्ञान में आते ही फटकार भी खा रहे हैं। अभी किन किन आप नेताओं को माननीय अदालत से फटकार लगी है और क्यों, बताते हैं आपको। दरअसल आप नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और दिलीप पांडे को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। आपके बरवोले सांसद संजय सिंह से लेकर पार्टी के ये सभी नेताओं ने 22 जनवरी 2023 को आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू पर कई आरोप लगाए थे। उन आरोपों को खंडन करते हुए श्याम जाजू ने आम आदमी पार्टी के चारों नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। श्याम जाजू ने आप नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा था। भाजपा नेता ने आप नेता सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और दिलीप पांडे को सीज एंड डिसिस्ट नोटिस भेजा था, जिसके बाद ये मामला अदालत पहुंचा और फिर जस्टिस नवीन चावला ने आप नेताओं को सोशल मीडिया पर से अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और साथ ही आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को जाजू और उनके बेटे के खिलाफ कोई भी आरोप न लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने आप नेताओं से अपमानजनक सामग्री हटाने और भविष्य में श्याम जाजू और संदेश जाजू के खिलाफ बयान देने से बचने को कहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के इन नेताओं ने बीजेपी के नेता पर भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का आरोप लगाया था। आप नेताओं ने आरोप लगाया था कि श्याम जाजू अपने बेटे संदेश के जरिए आदेश गुप्ता के साथ एक कंपनी चलाते हैं। हालांकि कोर्ट ने संजय सिंह और आप नेताओं के दावों की हवा निकाल दी है। आप नेताओं को समझना होगा कि अगर वो इसी तरह की फिजूल की हरकत करते रहें तो चुनावी राजनीतिक में उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। शिवसेना उद्धव बाला साहेब गुट की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले निशान छिना, फिर संसद में उपस्थित दफ्तर छिन गया। अब उद्धव ठाकरे के कथित चाणक्य, जो उनके फौजी तौर पर किसी भी राजनीतिक असंतुलन के मौके पर उद्धव ठाकरे को राहत नहीं दिला पाए। संजय राउत अपने विपक्षी पार्टियों को जबानी तौर पर ही घेरते रहे और अपने साहब को खुश करते रहे। उन्होंने ठोस कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उनके साहब को कोई सुकून नहीं मिला, लेकिन उनकी वजह से उनके साहब की मुसीबत बढ़ती ही चली गई, कम नहीं हुई है। राउत एक बार तो जेल यात्रा कर आए हैं, लेकिन अब जिस हिसाब से परिस्थिति फिर बनती चली जा रही है, ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के चाणक्य फिर से जेल जाने में तैयार हैं। आखिर क्यों है ऐसा, चलिए जानते हैं इस खबर में। तो हुआ ये कि इस दौरान मेंटल हॉस्पिटल में संजय राउत को भर्ती करने को लेकर प्रतीकात्मक प्रक्रिया पूरी की गई। पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे के मुताबिक राउत की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो अनाप शनाप बक रहे हैं, इसीलिए उनकी और हालत खराब न हो, लोग उन्हें सड़क पर पागल हालत में देख पत्थर न मारें, इसीलिए उनके लिए अस्पताल में बेड आरक्षित किया गया है।
पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संजय राउत का तो दिमाग घूम गया है और वो दूसरे का दिमाग भी घुमा रहे हैं। भविष्य में उनको इस अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। इस बेड को आरक्षित किया गया है, भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। वहीं शिवसेना के ठाणे से सांसद और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने राउत को मानसिक रूप से बीमार और तत्काल चिकित्सा उपचार की जरूरत बताई। दूसरी ओर ठाणे पुलिस ने शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत के इस दावे को लेकर उनके विरुद्ध मानहानि संबंधी प्राथमिकी दर्ज की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे से उनकी जान को खतरा भी है। एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कपूर बावड़ी थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्राथमिकी पूर्व महापौर मीनाक्षी शिंदे की शिकायत पर आधारित है। उद्धव के चाणक्य को चाहिए कि वो कुछ ऐसी नीति बनाएं कि उनके साहिब को राहत मिले, ना कि वो उनके लिए मुसीबत बन जाए। कांग्रेस की एक यात्रा अभी खत्म हुई जो सिर्फ शायद कांग्रेस में ही बहुचर्चित हुई और उस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के प्रथम परिवार गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जो भारतीय राजनीति में नेपो बेबी की तरह लॉन्च हुए, जिसमें कोई दो राय भी नहीं है। कांग्रेस अब खुद भी ये समझ नहीं पा रही कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर सही किया कि नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस अपनी यात्रा से भारत जोड़ने चली थी, लेकिन हो ये रहा है कि भारत तो कितना जुड़ा इसकी विवेचना तो इतिहास करेगा। लेकिन वर्तमान ये है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता एक एक करके पार्टी के साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है तो देश के लोगों को क्या ही भरोसा होगा। कांग्रेस के नेताओं का इस्तीफा नहीं थम रहा। ऐसे में लोगों के बीच ये संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश तो कैसे ही संभालेंगे। गांधी परिवार के करीबी नेता राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए बेचैन हैं, लेकिन कांग्रेस के कई नेता हाल के दिनों में पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और वो ये आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस नेतृत्व पार्टी को संभालने में नाकाम हो रहा है। अब कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। इस बार किस नेता ने छोड़ दिया है कांग्रेस का साथ, चलिए आपको बताते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पौत्र सीआर केसवन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। केसवन ने कांग्रेस का साथ छोड़ने के साथ ही कई बड़े आरोप भी लगाए। सीआर केसवन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने त्यागपत्र में कांग्रेस पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए। केसवन ने कहा कि मैं विदेश से भारत केवल देश की सेवा करने के लिए लौटा था, लेकिन अब वो मौका मुझे इस पार्टी में नहीं दिया जा रहा। उन्होंने इसी के साथ तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में और पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी के लिए ये यात्रा एक बार फिर एक लॉन्चिंग की तरह थी, लेकिन राहुल गांधी जनता को छोड़िए शायद उनके पार्टी के नेता तक के लिए भी संदेश नहीं पहुंचा पाए। इसीलिए यात्रा के दौरान भी और यात्रा के बाद भी बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। नया नेता कोई जुड़ नहीं रहा, जिस पर कांग्रेस को विवेचना करने की जरूरत है। पार्टी हर राज्य में अंदरूनी कलह से जूझ रही है और ऐसे में कांग्रेस 2024 में जो पीएम मोदी को टक्कर देने का सपना देख रही है, उसे अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इस वक्त देश का हर विपक्षी दल भगवा दल से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने विपक्षी दलों का सूपरा साफ कर दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद यानी हर चीज करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। उल्टा पार्टी के नेता इस्तीफा देकर कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी भी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बौखलाए कांग्रेस के नेता अपनी घटिया सोच और मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी अपने सिद्धांतों के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जोर शोर से कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है और कांग्रेस के नेता पीएम मोदी का लगातार अपमान कर रहे हैं और अपनी असलियत जनता के सामने ला रहे हैं। कांग्रेस के नेता अब खुलेआम पीएम मोदी की कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेरा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के नेताओं ने एयरपोर्ट पर नारा लगाया था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब इस पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया है। मेघालय की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया और जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने रोड शो भी किया और कहा कि इस रोड शो की तस्वीरों ने देश के कोने कोने में आपका संदेश पहुंचा दिया है। मेघालय में चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है।
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जो निराशा के गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं और कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, देश का कोना कोना कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। पर्वतीय हो या मैदानी इलाका, गांव हो या शहर, हर तरफ कमल खिलता दिख रहा है। इसी के साथ पीएम मोदी ने मेघालय की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, मैं आपके इस कर्ज को जरूर चुकाऊंगा। आपके इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय का विकास करके चुकाऊंगा। आपके कल्याण के काम को गति देकर चुकाऊंगा। आपके इस प्यार को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मेघालय से पीएम मोदी ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है कि उसके नेता राजनीति के स्तर को कितना गिरा चुके हैं। कांग्रेस को यह समझना होगा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर वो अपने लिए ही गड्ढे खोद रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए जहां एक तरफ विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने आप को सबसे अलग कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि वो अकेले ही बीजेपी का सामना कर लेगी, लेकिन कई विपक्षी दलों की आंखों में राहुल गांधी खटक रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में कई पीएम उम्मीदवार हैं। ऐसे में अब विपक्ष की ओर से सबसे पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी अब लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खोल रही है। एक के बाद एक टीएमसी के नेता राहुल गांधी को अपने रडार पर ले रहे हैं और जमकर निशाना साध रहे हैं। टीएमसी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। कभी पप्पू बयान पर बचाव करने वाली सांसद महुआ मोइत्रा अब राहुल गांधी को करारा जवाब दे रही हैं। महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत नहीं है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी को ही बीजेपी का विकल्प बताया है। दरअसल नॉर्थ शिलोंग में टीएमसी उम्मीदवार के प्रचार के दौरान महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस बीजेपी को हराने के लायक होती तो हमारी जरूरत ही नहीं थी। अब जब से कांग्रेस राज्य जीतने में फेल रही है, तो हमने लोगों को विकल्प देने के लिए आगे कदम उठाया है। अब टीएमसी ही एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस एक के बाद एक राज हार रही है, तो क्या हम घर बैठे और भाजपा को एक और आम चुनाव जीतता हुआ देखें। दरअसल इससे पहले राहुल गांधी ने टीएमसी को बीजेपी की बी टीम कहा था। इसके बाद ही महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें करारा जवाब दिया। लेकिन आपको याद दिला दें कि बीते साल दिसंबर में टीएमसी सांसद ने लोकसभा में सवाल उठाया था, अब पप्पू कौन है। दरअसल वो देश की अर्थव्यवस्था और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर सरकार को घेर रही थी। उस वक्त महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी की तारीफ की थी, लेकिन अब महुआ मोइत्रा ने भी ये मान ली है कि पीएम मोदी को हराना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। वहीं इससे पहले टीएमसी के दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा था। ऐसे में कांग्रेस ने भी टीएमसी पर पलटवार किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत के खिलाफ खुलकर आवाज उठानी चाहिए। रमेश ने टीएमसी का नाम लिए बगैर कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसने अदानी मामले पर जेपीसी की मांग का विरोध किया। कुल मिलाकर देखें तो टीएमसी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बीजेपी का काम आसान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।